हेलो एवरीवन। आरएस ठाकुर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी टीएसटी इंग्लिश के लिए है, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा अभी अभी सीबीएसई स्कूल्स में टीचर के लिए वैकेंसी निकाली है, उसके लिए हैं। उसमें जो सिलेबस दे रखा है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मेडिवल टू रेनेसांस जो यूनिट डी है उसको करने वाले हैं। अगर आपने सिलेबस की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके शॉर्ट वीडियो ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, जिसे एंग्लो सेक्शन पोइट्री भी कहते हैं, और इसका टाइम पीरियड है 450 एडी टू 1066 एडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा रोड मैप इस तरह से रहने वाला है। सबसे पहले हम समझेंगे कि एंग्लो सेक्शंस क्या हैं, फिर उसके बाद हम ओल्ड इंग्लिश पोइट्री का नेचर देखेंगे कि किस प्रकार की पोइट्री होती थी, क्या वो रिटन होती थी या ओरल होती थी। उसके बाद हम टू पिलर्स ऑफ पोइट्री देखेंगे कि पोइट्री किस पे बेस्ड थी, थीम क्या थी उस टाइम की पोइट्री की। आफ्टर दैट मेजर पोइम्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में कौन कौन सी मेन पोइम्स थे उनके बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद हम वन लाइनर्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री से। और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो एंग्लो सेक्शन पोइट्री बोलते हैं, इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री को एंग्लो सेक्शन पोइट्री क्यों कहते हैं, ये कौन थे एंग्लो सेक्शंस, और इनके नाम पर ही ओल्ड इंग्लिश पोइट्री का नाम एंग्लो सेक्शन पोइट्री पड़ा। क्या हुआ कि 5th सेंचुरी जब ये जो एंग्लो सेक्शन इन्वेजन हुआ था, ये जो एंग्लो सेक्शन ट्राइब्स हैं ये 5th सेंचुरी में 3 जर्मेनिक ट्राइब्स थी। कौन कौन सी? एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स। ये कहाँ की थी? ये थी जर्मनी की, नॉर्थ जर्मनी। और डेनमार्क से कहाँ आए थे? ये ब्रिटेन आए थे। और इनकी जो लैंग्वेज थी उसी को ही ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है। जो सबसे पहले आए वो जूट्स आए, ठीक है, ये सबसे पहले आए। और इसके बाद जो आए फिर सेक्शंस और एंगल्स आए। जो एंगल्स थे ये बहुत ही ज़्यादा संख्या में थे। सबसे ज़्यादा अधिक संख्या जो थी वो एंगल्स ट्राइब्स की थी। तो देखते हैं इन्होंने अपने कहाँ कहाँ पर इंग्लैंड में इन्होंने कहाँ कहाँ अधिकार किया। जो सेक्शंस थे इन्होंने ससेक्स, साउथ सेक्शंस, वेसेक्स, वेस्ट सेक्शंस, इसेक्स, ईस्ट सेक्शंस एंड मिडल सेक्शंस में अपना अधिकार किया, मतलब इन स्टेट्स की स्थापना की। एंगल्स इनकी संख्या में, ये तो संख्या में बहुत ज़्यादा थे। इन्होंने कहाँ कहाँ किया? इन्होंने मर्सिया में, ईस्ट एंग्लिया में और नॉर्थम्ब्रिया जैसे जो राज्य हैं उनको जन्म दिया। और जूट्स जो कि 449 एडी में सबसे पहले आए थे। इन्होंने कैंट, आइल ऑफ वाइट, हेम्सफायर जैसे तट पर ये बस गए। आप इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ बसे। ये जो येलो है ये जूट्स का है, और जो एंगल्स हैं ये डार्क ब्लू हैं एंड रेड कलर सेक्शंस का था, ठीक है। यहाँ जर्मनी से आए थे, डेनमार्क से आए थे, और ये ब्रिटेन में, इंग्लैंड में बस गए। और एंगल्स के नाम से ही तो नाम पड़ा है ये इंग्लैंड का, ठीक है। अब देखते हैं कि उस टाइम ओल्ड इंग्लिश पोइट्री जो थी उसका, वो पोइट्री का नेचर क्या था। तो जो पोइट्री थी वो पेन और पेपर वाली पोइट्री नहीं थी। और कैसी पोइट्री थी? वो ओरल पोइट्री थी। इसको कौन रिसाइट करता था ओरली? इसको जो कोर्ट के पोइट्स थे वो राजा के सामने रिसाइट करते थे, और अपने जो हार्प थी, वीणा थी, उसको बजाते थे। इस तरह की पोइट्री हुआ करती थी, पेपर्स और पेन वाली नहीं होती थी, ओरल पोइट्री थी। और जो कोर्ट के पोइट थे वो वीणा बजाते हुए, हार्प बजाते हुए इसको गाकर राजा को सुनाते थे। नेक्स्ट है टू पिलर्स ऑफ पोइट्री। कौन कौन से 2 पिलर थे ओल्ड इंग्लिश पोइट्री के, मतलब क्या फीचर्स थे इसके, मतलब क्या थीम थी, किस पे बेस्ड थी। जो ओल्ड इंग्लिश पोइट्री थी उसमें पेगन मतलब हीरोइक, जो थीम थी वो हीरोइक होती थी। जो स्टोरीज होती वो वॉरियर की स्टोरी होती थी या बैटल्स की स्टोरी थीम ले रखी होती थी इसमें। नेक्स्ट है क्रिश्चियन रिलीजियस,
रिलीजियस थीम को भी इसमें इंक्लूड किया होता था ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में। बाइब्लिकल स्टोरीज एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ अ गॉड, इस तरह की थीम हुआ करती थी। नेक्स्ट है ओल्ड इंग्लिश पोइट्री की क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मुख्य विशेषता क्या है। तो पहली है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जो हम अभी भी पढ़ते हैं पोइट्रिक डिवाइस में, इसमें क्या होता है, फर्स्ट लेटर जो वर्ड का होता है विद इन लाइन्स वर द सेम लेटर होता था। जैसे स्ट्रॉन्ग, सोल्जर, सैंग, एक ही लाइन का जो फर्स्ट लेटर है सभी वर्ड का वो सेम, उसको एलिट्रेशन। नेक्स्ट है कैनिंग्स, ये भी ओल्ड इंग्लिश पोइट्री की फीचर है। कैसी विशेषता है, कैसे क्वालिटी है ये, इसमें क्या होता था, कंबाइनिंग टू वर्ड्स टू क्रिएट अ न्यू मेटाफर। दो वर्ड्स को कंबाइन किया जाता था और एक मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर होता है कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज और लाइक का यूज नहीं किया जाता है, और दो चीज़ों में जिसमें कंपैरिजन होता है उसको मेटाफर बोलते हैं। तो जैसे वेल रोड है, वेल रोड का किसको मेटाफर सिंबल बता रहा है, ये सी को बता रहा है। वेल मतलब दो शब्द यूज करते थे इसमें, कंबाइन करते थे, और उसका मतलब क्या होता था, अनदर वर्ड होता था, सिंबॉलिक अनदर मीनिंग होता था। जैसे बोन हाउस, बोन हाउस का मतलब बॉडी। स्काई कैंडल, स्काई कैंडल किसके लिए यूज करते थे, वो ये जो मेटाफर है स्काई कैंडल मेटाफर यूज करते थे सन के लिए। तो कैनिंग्स भी इसका मेन फीचर है ओल्ड इंग्लिश पोइट्री का। नेक्स्ट है सीजुएरा। ये किस प्रकार का फीचर था ओल्ड इंग्लिश पोइट्री का, इसमें क्या होता था, देयर वॉज अ स्मॉल पोज विद इन ईच लाइन ऑफ पोइट्री। पोइट्री की प्रत्येक लाइन में एक छोटा सा पोज लिया जाता था, जिसमें जो पोइट था ब्रीथ करता था, सांस लेता था, थोड़ी देर रुकता था। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ ये जो टू लाइन्स है पैरेलल लाइन्स हैं, ये जो टू पैरेलल लाइन्स हैं ये बता रही हैं कि यहाँ पर पोज लिया गया है, ये सीजुएरा का एग्जाम्पल है। तो इस तरह के फीचर्स थे ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में। अब हम देखते हैं मेजर वर्क्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री के बारे में, कि उस समय ओल्ड इंग्लिश पीरियड में कौन कौन सी मेन पोइम्स थी। तो पहली हम देख रहे हैं बियोवुल्फ। ये जो पोइम थी इसमें जो स्टोरी बता रखी है ये एक बियोवुल्फ की है। जो बियोवुल्फ है एक बहुत ही महान योद्धा है, महान योद्धा था, वॉरियर था ये, ग्रेट वॉरियर। इसमें सबसे पहले इसकी जो लड़ाई होती है वो किसके साथ होती है, ग्रैंडल के साथ होती है, और वो ये ग्रैंडल को मार देता है। फिर उसके बाद इसका जो बैटल होता है वो ग्रैंडल की मदर के साथ होता है, और लास्ट में जो फाइनल बैटल होता है इसका वो एक ड्रैगन के साथ होता है। इसमें भी यह विजय हो जाता है। चलिए डिटेल से देखते हैं इसको। ये जो पोइम है बियोवुल्फ, ये ओल्डेस्ट एपिक है इंग्लिश लिटरेचर का। सबसे पहले बात, ओल्डेस्ट एपिक है। इसमें जो लाइंस हैं 3182 लाइंस हैं, और ये स्टोरी मैंने अभी आपको बताया जो ग्रेट वॉरियर बियोवुल्फ के बारे में है। और उसका जो बैटल हुआ था किसके साथ हुआ था, मॉन्स्टर ग्रैंडल के साथ, ग्रैंडल की मदर के साथ, और लास्ट में डेडली ड्रैगन के साथ हुआ था, और लास्ट में ये जीत जाता है। इसमें मेन पॉइंट जो फोकस कर रखा है पोइम में, ट्रायम्फ ऑफ ए प्रोटेक्टर ओवर सुपरनैचुरल इविल, मतलब विजय, प्रोटेक्टर की विजय हो जाती है सुपरनैचुरल जो भी इविल्स है, बुराई है, उसके ऊपर। और मेन थीम क्या है इस पोइम में, इस पोइम की मेन थीम है हीरोइज्म एंड ब्रेवरी। ये भी आपने पॉइंट ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है कई बार कि बियोवुल्फ जो पोइम है इसकी मेन थीम क्या है, तो क्या है, हीरोइज्म एंड ब्रेवरी, द स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ अ वॉरियर, उसकी करेज के बारे में बताया है। नेक्स्ट है, सेकंड है द वॉन्डरर। ये जो पोइम है इसमें जो स्टोरी दिख रही है आप लोगों को, आपको पिक्चर से भी शो हो रहा है, ये जो स्टोरी है इस पोइम की, ये है एक वॉन्डरर है, मतलब एक ग्रेट योद्धा है जो समुद्र के किनारे बैठा हुआ है, और बहुत ही इमोशनल पोइम है। इसने क्या किया है, इसने खो दिया है, अपने राजा को खो दिया है, अपने साथियों को खो दिया है इसने, और ठंड में समुद्र के किनारे अकेला वॉन्डर कर रहा है, घूम रहा है, भटक रहा है, और अपने जीवन के दुखों के बारे में विचार कर रहा है कि सब कुछ का क्या है, दुनिया का में सब कुछ समाप्त हो जाता है, सबका एंड हो जाता है।
इसके बारे में बता रखा है। ठीक है, ये डीपली इमोशनल पोएम है। लोनली वॉरियर है इसमें, और इसने अपने राजा को भी खो दिया है और कंपेनियन को भी। अब अकेले वॉन्डर कर रहा है, कहाँ पे, कोल्ड एंड ग्रे सी में। सैडनेस दिख रही है इसको अपनी लाइफ की। ठीक है, और इसमें जो मेन पॉइंट बता रखा है, मेंटली सफरिंग ऑफ एग्जाइल एंड आइसोलेशन। जो मेन पॉइंट पे फोकस, जिस पॉइंट पे फोकस किया गया है इस पोइम में, वो आइसोलेशन पे फोकस कर रखा है। लोनली, और मेन थीम क्या है पोइम की? थीम है लोनलीनेस एंड फेट। फेट जो वियर्ड वर्ड यूज होता था एंग्लो सेक्शंस में, लोग भाग्य को प्रेजेंट करने के लिए वियर्ड शब्द का प्रयोग करते थे, और वियर्ड का अर्थ है फेट। द पावर ऑफ डेस्टिनी एंड ऑफ ऑल अर्थली थिंग्स। सभी जो अर्थली थिंग्स है, सांसारिक थिंग्स हैं, उनका अंत, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट है थर्ड पोइम है द सी फेरर। इसमें क्या बता रखा है? जीवन का कठिन सफर, अ हार्ड लाइफ्स जर्नी, दुख और आशा का द्वंद्व, द कन्फ्लिक्ट ऑफ सोरो एंड होप। इस पोइम में जो पोइट है समुद्र की जो कठिन यात्रा है उसका वर्णन करता है। चलिए डिटेल से देखते हैं इसको। पोइट डिस्क्राइब करता है हार्श जर्नी अक्रॉस द ओशियन, जिसमें इंक्लूड है फ्रीजिंग कोल्ड, लोनली साउंड ऑफ बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स की साउंड। और जो जर्नी है इसमें एक मेटाफर के रूप में यूज की है, जो प्रेजेंट करती है हार्डशिप्स ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, जो जो मनुष्य को परेशानी है उसके बारे में बता रखा है। और सोल की क्या इच्छा होती है? सोल की डिजायर होती है, जो अंतिम इच्छा होती है साल्वेशन, और टू फाइंड गॉड, और रीच करना, हेवन पे पहुंचना ही जो सोल है उसका मेन मोटिव होता है। मेन पॉइंट पे फोकस किया है लाइफ एज ए डिफिकल्ट बट नेसेसरी जर्नी टुवर्ड्स साल्वेशन। मीन्स अंतिम लक्ष्य जो सोल का है वो साल्वेशन है। मेन थीम की बात करें तो नेचर एंड रिलीजियस मेटाफर यूज किया गया है, यूजिंग द फिजिकल सी टू एक्सप्लेन स्पिरिचुअल ट्रूथ। मेटाफर क्या यूज किया है? सी का मेटाफोरिकली यूज किया गया है सी को, क्या एक्सप्लेन करने के लिए? स्पिरिचुअल ट्रूथ, दैट इज साल्वेशन। तो इस तरह ये पॉइंट थी द सीफेरर। नेक्स्ट है द ड्रीम ऑफ द रूड। द ड्रीम ऑफ द रूड का मतलब है रूड का सपना। मतलब जो पोइट है इसमें सपना देखता है रूड का। रूड क्या होता है? रूड होता है सूली, जिस पे यीशु मसीह को चढ़ाया हुआ था, लटकाया गया था, उसका वो क्रूसिफिक्शन किया गया था, उसके बारे में है ये स्टोरी। कि पोइट जो है वो ड्रीम देखता है, और वो ड्रीम होता है उस सूली का, उस रूड का। वह रूड, वह क्रॉस जिस पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। यहाँ पे जो सूली है, जो रूड है, उसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है, एक फिगर ऑफ स्पीच के रूप में इसको यूज किया गया है। कैसे? क्योंकि जो क्रोस है वो स्वयं बोल रहा होता है उसमें, और वो जो यीशु मसीह जो सूली पर चढ़े थे उसकी कहानी सुनाता है, और वो कहता है कि मैंने सब कुछ देखा है, मैं इसका विटनेस हूँ। ये जो पोएम है इसमें ईसा मसीह को केवल एक पीड़ित के रूप में, एक विक्टिम के रूप में नहीं बताया हुआ है, बल्कि एक योद्धा, जो युद्ध जाने वाले एक बहादुर योद्धा और राजा के रूप में दिखाया गया है। मेन पॉइंट की बात करें तो अभी बता दिया मैंने, पर्सोनिफिकेशन के रूप में क्रॉस का यूज किया गया है। क्रॉस जो है वो विटनेस है किसका? सेक्रीफाइस का, यीशु मसीह के सेक्रीफाइस का। मेन थीम की बात करें तो क्रिश्चियन डिवोशन इसकी मुख्य थीम है। क्रिश्चियन डिवोशन मतलब फेथ मिक्स्ड विद वैल्यूज ऑफ अ वॉरियर कल्चर। मीन्स जो योद्धा है उसके जो वैल्यू हैं, जो वॉरियर है उसको वैल्यू के साथ जो ईसाई धर्म के प्रति श्रद्धा भी बताई गई है। ठीक है, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट है फिफ्थ, द बैटल ऑफ मेल्डन। ये जो पोइम है ये एक हिस्टोरिकल पोइम है, जो कि जो वाइकिंग्स हैं उनके विरुद्ध हैं। ठीक है, ये जो बैटल हुआ था, हिस्टोरिकल बैटल हुआ था वाइकिंग्स एंड एंग्लो सेक्शन, उनके बारे में है। जो
एंग्लो सेक्शंस हैं, इन्होंने क्या किया है, अपना जो नेता है, उनका नेता शहीद हो चुका है, अब ये युद्ध भूमि को छोड़ने से इनकार कर देते हैं। वो ये अपने नेता के या अपने जो लीडर हैं उसके सम्मान में युद्ध करना चाहते हैं और अपनी मातृभूमि का भी अपनी मातृभूमि के सम्मान में भी मौत तक लड़ने का फैसला करते हैं। मतलब ये भागते नहीं हैं, घोड़ों की तरह भागते नहीं हैं, ये युद्ध करते हैं वाइकिंग्स के साथ और तब तक करना चाहते हैं जब तक इनको मौत नहीं आ जाती। मतलब ये अगर लीडर मर गया है फिर भी ये, या शहीद हो गया है तो फिर भी ये लड़ना को पसंद कर रहे हैं। ये भागने के लिए, भागने से साफ इनकार कर देते हैं। इसके बारे में है ये पोएम। ठीक है, ये एक हिस्टोरिकल बैटल है किस किस के बीच में, वाइकिंग्स एंड एंग्लो सेक्शंस वॉरियर्स के बीच में है। ठीक है, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हमने नहीं जाना है, युद्ध को छोड़ के नहीं जाना है, हमने लड़ते रहना है। किसके सम्मान में, इनका जो योद्धा है उसके सम्मान में और अपने होमलैंड की रिस्पेक्ट में, ऑनर में। मेन पॉइंट जो फोकस हुआ है, द मोरल विक्ट्री ऑफ वॉरियर्स हु चूज डेथ ओवर डिसऑनर, मतलब उन्होंने डेथ को चुना। ठीक है, उन योद्धाओं ने जीत जो अपमान के बजाय मृत्यु को चुनते हैं, उन्होंने मृत्यु को चुना। ठीक है, मोरल विक्ट्री ऑफ वॉरियर्स हु चूजेस डेथ, डेथ को चूज किया उन्होंने। और मेन थीम है लॉयल्टी एंड वॉर, उनकी वफादारी के बारे में और युद्ध के बारे में इसकी थीम है। द अनब्रेकेबल बॉन्ड बिटवीन अ लीडर एंड हिज फॉलोवर्स। इस लॉयल्टी की बात करें तो हमें इन दोनों के बीच में, लीडर और फॉलोवर्स के बीच में बहुत ही गहरा बॉन्ड, अटूट बंधन दिखाई पड़ता है इस पोइम में। तो ये थी द बैटल ऑफ मेल्डन। अब हम देख लेते हैं कि ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में कौन कौन से ग्रेट पोइट थे। देर आर टू मेजर नेम्स इस पीरियड से। वैसे तो आपको बता दूं, ये जो मैंने पॉइंट्स मेंशन किए, इनके जो पोइट्स है वो एनोनिमस है, बता नहीं रखा कि कौन है इसके पोइट। लेकिन जो द ड्रीम ऑफ द रोड है, इस पोइम के जो लेखक हैं, इसमें भी थोड़ा सा असमंजस है कि कुछ का मानना यह है कि साइन वुल्फ हैं और कुछ कहते हैं कि कैडमन है, उसमें भी मतभेद हैं एक। तो जो ओल्ड इंग्लिश पोइट्री है उसके टू मेन ग्रेट पोइट थे, वो हैं एक कैडमन। कैडमन को हम फर्स्ट इंग्लिश क्रिश्चियन पोइट भी बोलते हैं, इनको जाना जाता है फर्स्ट इंग्लिश क्रिश्चियन पोइट के नाम से भी जाना जाता है। और ही रोट हिम्स, इन्होंने हिम्स लिखे हैं। हिम्स मीन्स जो पवित्र होली सॉन्ग्स होते हैं। साइन वुल्फ की बात करें तो जो साइन वुल्फ हैं, ही साइंड हिज नेम हिडन विद इन हिज पोएम। इस अपनी पोएम्स में इनके नाम, जो इनका जो नाम था वो हिडन था, छुपा हुआ होता था। हिज मेन वर्क्स इंक्लूड, और इसका मुख्य कौन सा वर्क था, द फेट्स ऑफ द अपोस्टल्स एंड इलेन। ये मेन वर्क था किसका, साइन वुल्फ का। ये भी आपने ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि द फेट्स ऑफ द अपोस्टल्स किसका वर्क है। ठीक है, तो वो है साइन वुल्फ का। अब हम इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं, वन लाइनर जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। व्हाट इज द जॉनरा ऑफ द फेमस पोएम बीवुल्फ। जो बीवुल्फ पोएम अभी हमने डिस्कस की, इसका जॉनरा कौन था, तो ये कैसी पोएम थी, ये एक हीरोइक पोएम थी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म फॉर द रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स यूज्ड इन एंग्लो सेक्शन पोइट्री। क्या बोलते थे उस साउंड को जो बार बार रिपीट होती थी स्टार्टिंग में, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स जो रिपीट होती थी हर वर्ड के स्टार्टिंग में लेटर, उस लेटर को बोलते थे जो रेपिटेशन ऑफ द वर्ड का, एलिट्रेशन। इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। नेक्स्ट है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश सीक्रेट सॉन्ग। सेक्रेट सॉन्ग मतलब जो होली सॉन्ग्स है, किसको कहा माना जाता है फादर, तो वो माना जाता है कैडमन को। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस वेयर अ मेटाफोरिकल कंपाउंड वर्ड लाइक वेल रोड इज यूज्ड फॉर द से। कौन सी पोएटिक डिवाइस है जहाँ पर दो वर्ड्स यूज होते हैं किसी एक वर्ड्स को बताने के लिए, बताओ। मेटाफोरिकली यूज हुए होते हैं, जैसे वेल रोड में यूज हुआ है, तो वो है कैनिंग। उस कौन सी पोएटिक डिवाइस है, कैनिंग पोएटिक डिवाइस है। सी के लिए यूज होता था ये वेल रोड, ठीक है। और बॉडी के लिए बॉन,
नेक्स्ट है विच फेमस एलिगी डिस्क्राइब्स द लोनलीनेस ऑफ अ वॉरियर हु हैज़ लॉस्ट हिज लॉर्ड एंड कंपेनियंस। तो ये फेमस एलिगी कौन सी एलिगी थी जिसमें क्या हुआ था, वॉरियर अकेला था, उसने अपने लॉर्ड को भी और अपने कंपेनियंस को खो दिया था। तो वो कौन था, वो कौन सी पोइम थी, वो पोइम थी द वॉन्डरर। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है द पोइम बीवुल्फ इज रिटन इन विच डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। जो पोइम है बीवुल्फ उसको ओल्ड इंग्लिश के किस बोली में, किस डायलेक्ट में लिखा गया है। यू कैन ऑल्सो सी एंड चेक द एग्जाम रेफरेंस, कौन कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सी द ऑप्शंस नॉर्थम्ब्रियन, वेस्ट सेक्शन, मर्शियन, कैंटिस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वेस्ट section. For more detail you can also read these explanation. ये जो क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दे रखी है इसको भी आप पढ़ सकते हैं और डीपली समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश सेक्रेड सॉन्ग। बताओ, ये तो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। किस पोइट को माना जाता है फादर ऑफ इंग्लिश सेक्रेड सॉन्ग, जो धार्मिक गीत है उनका जनक माना जाता है। सी द एग्जाम रेफरेंस। ऑप्शंस आर साइनवुल्फ, बीड, कैडमन या अल्फ्रेड द ग्रेट। सो आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कैडमन। जो कैडमन है ना, उसको क्या माना जाता है, उसको माना जाता है फादर ऑफ इंग्लिश सेक्रेड सॉन्ग। और ये जो बीड था, जो पोइट बीड था, वो मानता था कि जो कैडमन है वो सपने में क्या, सपने में जो सपने में जो पोइम देखता है ना वो उसको गिफ्ट मिला हुआ है। किसका मानना था, ये बीड का मानना था कि जो कैडमन है उसको डिवाइन गिफ्ट मिला है पोइट्री का, सपने में पोइट्री देखने का, ठीक है। ये बीड का मानना था, ये आपने ध्यान रखना है कि कैडमन को सपने में कविता का दैव्य उपहार मिला हुआ था इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉन्सेप्ट ऑफ वियर्ड इन एंग्लो सैक्सन पोइट्री रेफर्स टू। जो वियर्ड शब्द है एंग्लो सैक्सन पोइट्री में इसका यूज किया गया था, इसका मतलब क्या है, इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, क्या गॉड है, फेट है, नेचर है या वॉर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज फेट। Next question, question number 4. A caning is a characteristic poetic device of Old English poetry. What does the caning railroad represent? ठीक है, जो कैनिंग है ये तो पोइटिक डिवाइस है और ये ओल्ड इंग्लिश पोइट्री की विशेषता है, ये जो पोइटिक डिवाइस है। और व्हाट डज द कैनिंग वेल रोड, जो वेल रोड कैनिंग यूज किया गया है इसका मतलब क्या है, शिप, द सी, अ वेल स्केल्टन या अ रिवर। तो वेल रोड का मतलब है द सी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। You can also read the explanation. Next question, question number 5. In which Old English poem does a lonely surveyor lament the loss of his lord and kinsman? तो क्या पूछा गया है इसमें, इसमें पूछा गया कि ओल्ड इंग्लिश जो पोएम थी उसमें एक अकेला जीवित व्यक्ति जिसने किसको खो दिया, जिसने अपने लॉर्ड को खो दिया, अपने साथियों को खो दिया और उसका शोक मनाता है, तो वो कौन था, क्या सी फारर था, जूडिथ था, द वॉन्डरर था या फिनिक्स था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज द वॉन्डरर। Next question, question number 6. Which Old English poem is a dream sequence where the cross speaks about the crucifixion of Christ? ठीक है, क्या पूछा गया है इसमें, ड्रीम सीक्वेंस के बारे में पूछा गया है जहाँ पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और क्रॉस बोलता था ना, उस पोएम के बारे में पूछा गया है। यू कैन ऑल्सो सी द एग्जाम रेफरेंस। ऑप्शंस आर द फिनिक्स, द ड्रीम ऑफ द रूड, Christ and Saturn, Genesis B. So right answer is the dream of the rood. Option B is the right option.
राइट आंसर. You can also read the explanation and understand it. Next question, question number 7. Who is the author of ecclesiastical, ठीक है, इक्लिसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल. इस ये जो पोएम है इसके ऑथर पूछे गए हैं. इस वर्क्स के ऑथर कौन है? विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली पोइट्स लाइक कैडमन, जिससे हमें कैडमन के बारे में पता चलता है इस वर्क में. किंग अल्फ्रेड है, वेनरेबल बीड है, अल्फ्रिक है या वुल्फस्टन है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वेनरेबल बीड. नेक्स्ट क्वेश्चन. जो वेनरेबल बीड है इसकी एक्सप्लेनेशन में एक पॉइंट देख लो. इसको फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी बोलते हैं, ये आपने ध्यान रखना है. जो बीड है, वेनरेबल बीड है, इसको फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी कहा जाता है. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. इन एंग्लो सेक्शन पोइट्री व्हाट इज अ स्कूप? स्कूप वर्ड यूज हुआ था ना, स्कोप वर्ड यूज किया गया था. तो ये वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है? अ हाईली रैंकिंग प्रिस्ट होता था, या अ पर्सनल ओरल पोइट और स्टोरी टेलर, या अ टाइप ऑफ वेपन यूज्ड इन वॉर, अ रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अ प्रोफेशनल ओरल पोइट और स्टोरी टेलर, जो कि क्या करता था, राजा, ये जो प्रोफेशनल पोइट होता था, ये जिसको स्कोप बोलते थे, ये ट्रैवल करता था प्लेस टू प्लेस एंड रिसाइट करता था एपिक पोइम्स को अपनी मेमोरी से, ना कि कोई रिटन वर्क होता था, कोई पेपर या पेन वर्क नहीं होता था. ओरली अपनी मेमोरी से सुनाता था राजा को और अपना हार्प को भी प्ले करता था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. द एक्सेटर बुक इज फेमस इन ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर बिकॉज इट इज the first English dictionary, a collection of laws by King Alfred, the largest surviving collection of Old English poetry and riddles, and a diary of a Viking invader. क्या था इस बुक में, क्यों है ये फेमस, बताइए. ये जो बुक है एक्सेटर. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, द लार्जेस्ट सर्वाइविंग कलेक्शन ऑफ the largest surviving collection of old English poetry and riddles. riddles भी थे इसमें, बहुत बड़ी कलेक्शन थी ये. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैनिंग स्काई कैंडल इन ओल्ड इंग्लिश पोइट्री? कैनिंग का मतलब, जो कैनिंग यूज किया गया है स्काई कैंडल, इस स्काई कैंडल का मतलब क्या है ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में? तो राइट आंसर, सी द ऑप्शंस. द मून, द सन, अ स्टार या लाइटनिंग. तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज द सन. स्काई कैंडल मतलब क्या है? द सन. द सन इज द राइट आंसर. उम्मीद है आज की क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी. आपको ओल्ड इंग्लिश पोइट्री अच्छे से समझ आई होगी, कौन कौन से ओल्ड इंग्लिश पोइट्री होती थी, कौन कौन से पोइट्स हैं, क्या मुख्य थीम थी, क्या पोइटिक डिवाइसेस यूज होते थे, है ना. उस समय ये आपको अच्छे से समझ आई होगी. अगर आपको पसंद आई है क्लास तो क्लास को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. अगली क्लास जो है हमारी मिडिल इंग्लिश पोइट्री के ऊपर ही है. आज हमारी ओल्ड इंग्लिश पोइट्री हो गई है, हम नेक्स्ट क्लास मिडिल इंग्लिश पोइट्री करेंगे. ठीक है. तो तब तक के लिए मेहनत करते रहिए. जय हिंद, जय भारत. मिलते हैं अगली क्लास में. थैंक यू वेरी मच.